Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss branch accounts. Chapter 1 Advanced Financial Accounting BCom second sem. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, अदर स्टडी मटेरियल्स एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्यूशन PDF आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। ब्रांच मीन्स शाखा। देखो, जैसे एक पेड़ ग्रो करता है, एक्सपैंड करता है, तो उसकी जो ब्रांचेज हैं, उसकी जो शाखाएं हैं वो निकलती है। तो सेम ऐसे ही जब एक बिज़नेस, मान लो कि जो ये फर्म है, फर्म ए, अब इस बिज़नेस में क्या हो रहे हैं, प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, इसकी जो गुडविल है वो इंक्रीज़ हो रही है। तब ये बिज़नेस क्या सोचता है कि अगर मैं इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हूँ, मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो इसके माइंड में आइडिया आता है कि मुझे अपनी जो ब्रांचेज़ हैं वो ओपन करनी चाहिए। अगर अब मैं सिर्फ एक ही एरिया में अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे अदर प्लेसेस पर भी अपने प्रोडक्ट्स एंड अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहिए। और उसी पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए जो ये बिज़नेस है वो डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे अपनी जो ब्रांचेस है उनको ओपन करता है। Branch account. When a business grows, it often established branches at different places in the same town or at other towns in the country or abroad in order to market its products over a large territory. अब जैसे एक बिज़नेस ग्रो करता है, यानी कि अपने आप को जब एक्सपैंड करता है, तो रिक्वायरमेंट क्या है कि वो अपनी जो ब्रांचेस है उनको इस्टेब्लिश करे। कहाँ पर? डिफरेंट प्लेसेस पर। अब वो प्लेसेस क्या होंगे? या तो जिस टाउन में वो पहले से अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा था, उसी टाउन के अदर प्लेसेस पर अपनी जो ब्रांचेज है उनको इस्टेब्लिश कर सकता है। या फिर जिस कंट्री में वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, उसी कंट्री के अदर टाउन्स में भी वो अपनी जो ब्रांचेज है उनको इस्टेब्लिश कर सकता है। या फिर अदर कंट्री में, एब्रोड, फॉरेन में भी अपनी जो ब्रांचेस है उनको इस्टेब्लिश कर सकता है। और ऐसा क्यों करता है? ताकि उसका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसका जो मार्केट स्केल है वो इंक्रीज़ हो जाए और उसको और भी ज़्यादा प्रॉफिट है वो मिल जाए। और जब उसने अपनी इतनी सारी ब्रांचेस है उनको इस्टेब्लिश कर लिया, सेम टाउन में, अदर टाउन्स में, एब्रोड में, तो अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि वो हर ब्रांच का सेपरेट अकाउंट, अलग से जो अकाउंट्स है उनको मेंटेन करे। अब उनको मेंटेन करने के लिए पर्पजेस क्या हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच ब्रांच सो दैट इफ एनी ऑफ दैम इज नॉट यील्डिंग द डिजायर्ड प्रॉफिट, स्टेप्स कैन बी टेकन टू इम्प्रूव इट्स वर्किंग। तो पहला उद्देश्य तो यही होता है कि वो हर ब्रांच का प्रॉफिट क्या हुआ है, लॉस क्या हुआ है, उसको असरटेन करने के लिए सेपरेट अकाउंट्स है उनको मेंटेन करता है। अब उसको पता चल जाता है अकाउंट्स को मेंटेन करके कि किस ब्रांच से उसको ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, किस ब्रांच से उसको लॉस हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसी ब्रांच है जिससे प्रॉफिट, डिज़ायरेबल प्रॉफिट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे। तो क्या करेगा वो? उस ब्रांच की जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, कैसे वो काम कर रही है, उसको एनालाइज करेगा और उसको एनालाइज करने के बाद उसकी वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए जो भी नेसेसरी एक्शंस हैं, करेक्टिव स्टेप्स हैं, उनको लेगा। अगर कोई ऐसी ब्रांच है जहाँ पे प्रॉफिट्स हो ही नहीं रहे, इनफैक्ट लॉस हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा? उस ब्रांच को क्लोज कर देगा। और ऐसा कब होगा? जब वो हर ब्रांच का सेपरेट अकाउंट है उसको मेंटेन करे। टू एक्सरसाइज अ प्रॉपर डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑन द ऑपरेशन ऑफ द ब्रांच। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट है बिजनेस को कि वो अपनी हर ब्रांच पर नज़र रखे, उसके जो ऑपरेशंस है वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो हर ब्रांच का सेपरेट अकाउंट है उसको मेंटेन करे।
to keep a proper record of goods supplied to various branches and cash received from them. अब यहाँ पर नेसेसरी हो जाता है बिजनेस के लिए कि उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रहे किस चीज़ का, कि उसने कितनी क्वांटिटी में गुड्स हैं किस ब्रांच को सप्लाई किया और कितना कैश उसको रिसीव हुआ किस वाली ब्रांच से, ताकि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट्स है वो ना हो. टू कोऑर्डिनेट द ऑपरेशंस ऑफ वेरियस ब्रांचेस. अब फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बिजनेस है, उसकी 2 ब्रांचेस हैं, ब्रांच ए एंड ब्रांच बी. अब इनके ऑपरेशंस को यानी कि इनको आपस में कोऑर्डिनेट करता है. कैसे कोऑर्डिनेट करेगा? मान लो कि ब्रांच ए में जो गुड्स हैं वो सोल्ड हो चुके हैं, अब उसको और भी गुड्स की रिक्वायरमेंट है. ब्रांच बी है, उसके जो गुड्स हैं अभी तक सोल्ड नहीं हुए, उसके पास जो मटेरियल है वो अभी भी बचा हुआ है. अगर बिजनेस के पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि ब्रांच बी के पास एक्सेस में अधिकता में जो गुड्स अवेलेबल हैं और ब्रांच ए को रिक्वायरमेंट है. तो वो ब्रांच बी को कहेगा कि आप ब्रांच ए को अपने जो गुड्स हैं वो सप्लाई कर दो, ताकि ब्रांच ए की जो नीड है वो फुलफ़िल हो जाए. और इसी वजह से दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेट है वो इस्टेब्लिश हो जाता है. और ऐसा कब होगा? जब वो हर ब्रांच का सेपरेट अकाउंट है उसको मेंटेन करे. तो इन्हीं सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो एक बिजनेस है वो अपनी हर ब्रांच के सेपरेट अकाउंट्स को मेंटेन करता है. टाइप्स ऑफ ब्रांचेस. The system of branch accounting employed by the head office would depend upon the size of the branch, nature of the transactions and the degree of control head office intend to exercise. अब यहाँ पे क्या है कि ब्रांच अकाउंटिंग का जो सिस्टम है हेड ऑफिस के द्वारा जो मतलब कि कितना उसको कैसे मेंटेन करना है, अकाउंटिंग सिस्टम को कैसे वो मेंटेन करेगा, ये डिपेंड करेगा ब्रांच का साइज़ कितना है या नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है और उनमें ट्रांजैक्शंस का नेचर क्या है, किस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं. और जो हेड ऑफिस है उसकी इंटेंशन क्या है, कितनी इंटेंशन है कि वो किसी ब्रांच पर कितना कंट्रोल करना चाहता है, उसकी इंटेंशन पर डिपेंड करता है कि वो अकाउंटिंग सिस्टम को कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम है उसको अडॉप्ट करे. Hence, in order to study accounting system adopted for the various branches, these are usually divided into the following categories. और इसी वजह से टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, वेरियस ऑफ ब्रांचेस के बेसिस पर तो अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ब्रांचेस को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस के प्रकार. तो मेन यहाँ पर 2 टाइप्स हैं, डोमेस्टिक और होम ब्रांचेस. सेकेंड इज फॉरेन ब्रांचेस. डोमेस्टिक घरेलू, होम यानी कि घर जैसा ही, यानी कि जो ब्रांचेस विद इन द कंट्री, जिस कंट्री में हेड ऑफिस एस्टेब्लिश है उसी कंट्री के डिफरेंट टाउन्स में ब्रांचेस को ओपन किया हुआ है तो उनको हम कहते हैं डोमेस्टिक और होम ब्रांचेस. फॉरेन ब्रांचेस, ब्रांचेस आउटसाइड द कंट्री, यानी कि वो सभी ब्रांचेस जो कि कंट्री से बाहर हैं. डोमेस्टिक और होम ब्रांचेस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज डिपेंडेंट ब्रांचेस, सेकेंड इज इंडिपेंडेंट ब्रांचेस. डिपेंडेंट मतलब कि जो आश्रित हो, किसी पर डिपेंड हो. तो जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होंगी वो डिपेंड होंगी किसके ऊपर? हेड ऑफिस के ऊपर. जैसा हेड ऑफिस उनको कहेगा वैसे ही ये करेंगी और जो भी अकाउंट्स है उनको भी मेंटेन कौन करेगा? हेड ऑफिस. इंडिपेंडेंट ब्रांचेस कौन सी होती है? इंडिपेंडेंट, जो फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, जो हेड ऑफिस पर डिपेंड नहीं है, ये अपने अकाउंट्स को खुद मेंटेन करती हैं, तो ये होती हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस. होम ब्रांचेस का फर्स्ट टाइप डिपेंडेंट ब्रांचेस. फॉलोइंग आर द सैलेंट फीचर्स ऑफ द सच ब्रांचेस. तो यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं, इन विशेषताओं के आधार पर ही हम किसी ब्रांच को कहेंगे कि वो डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं. जो ये ब्रांचेस होती हैं उन्हीं गुड्स को सोल्ड करती हैं जो कि हेड ऑफिस के द्वारा सप्लाई किए गए. जो भी गुड्स को हेड ऑफिस इन ब्रांचेस को सप्लाई करेगा ये उन्हीं गुड्स को सोल्ड करेंगी मार्केट में. ये अपनी तरफ से लोकल मार्केट से गुड्स को परचेज नहीं कर सकती और ना ही उनको सोल्ड कर सकती.
इनको यहाँ पर अलाउड नहीं होता कि लोकल मार्केट से गुड्स को परचेज़ करें। जो गुड्स हेड ऑफिस ने इनको सप्लाई कर दिया उसी गुड्स को इन्हें सोल्ड करना होगा। जितने भी ब्रांच के एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि सैलरी, रेंट, एडवर्टीज़मेंट, ये सभी एक्सपेंसेस जो रेगुलर नेचर के हों तो इनको डायरेक्टली पे किया जाएगा हेड ऑफिस के द्वारा। यानी कि इन ब्रांचेस में जो भी खर्चे होते हैं उनको भी कौन पे करता है? हेड ऑफिस। ब्रांच जो मैनेजर है उसको अलाउड है, उसको परमिशन दे रखी है, अगर वो कुछ पैटी एक्सपेंसेस कौन से? छोटे मोटे खर्चे जो रेगुलर नेचर में होते हैं, 100, 200, 1000, 1500 तक के एक्सपेंसेस होते हैं, वो पैटी एक्सपेंसेस, उनको कैश में से पे करे। कौन से वाले कैश में से? जो कि हेड ऑफिस ने सप्लाई किया था, यानी कि उस ब्रांच को प्रोवाइड किया था। किस सिस्टम के अंडर? इम्प्रेस्ड सिस्टम के अंदर। अब ये इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है? इम्प्रेस्ड का मतलब होता है कि जब आप महीने के मंथली जो खर्चे होते हैं उनके लिए इकट्ठा एक जो अमाउंट है उसको प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे मान लो कि हेड ऑफिस ने डिसाइड कर रखा है कि हर ब्रांच को वो रेगुलर खर्चों को पे करने के लिए उनको 10,000 रुपीज़ हैं वो प्रोवाइड करेगा। अब जो ब्रांच मैनेजर है वो इन्हीं 10,000 में से एक्सपेंसेस को पे करेगा। मान लो कि उसने 8,000 के जो खर्चे हैं वो पे कर दिए 10,000 में से। अब उसके पास बच गए 2,000 रुपीज़। अब जब नेक्स्ट मंथ आएगा तो जो हेड ऑफिस है उसको देखो 2,000 का तो बैलेंस पहले से ही उसके पास है, अब उसको 8,000 रुपीज़ और प्रोवाइड करेगा। तो इम्प्रेस सिस्टम के अंदर जो अमाउंट डिसाइड थी 10,000 अब वो फिर से 10,000 हो जाएगी। अब ये जो ब्रांचेस हैं इनको इंस्ट्रक्ट किया गया है, इनको गाइडेंस प्रोवाइड की गई है कि जैसे ही कैश में सेल्स करती हैं या फिर जैसे ही कस्टमर से, डेटर से इनको अमाउंट कलेक्ट होता है उस अमाउंट को ये डिपॉजिट करवाएंगे लोकल बैंक में, जो कि हेड ऑफिस का होगा, उस बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवाएंगी। या फिर जो डायरेक्ट अमाउंट है यानी कि जो अमाउंट होगी उसको रिमीट सेंड किया जाएगा हेड ऑफिस में डायरेक्टली डेली बेसिस पर। जैसे ही उनको कैश में सेल्स करके कैश रिसीव हुआ या फिर कस्टमर से पिछले वाला जो पैसा है, क्रेडिट का जो पैसा है वो रिसीव हुआ, जिस टाइम पर रिसीव होगा उसी टाइम पर वो हेड ऑफिस को सप्लाई कर देंगे। जो ये ब्रांचेस हैं अपने अकाउंटिंग फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करती, जो हेड ऑफिस है वही जो बुक्स होती हैं, अकाउंट्स ऑफ बुक्स होती हैं, उनको मेंटेन करता है। बट अगर कुछ यहाँ पर रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है हेड ऑफिस को तो ये ब्रांचेस कुछ एसेंशियल बुक्स है उनको मेंटेन कर सकती है। फॉर एग्जांपल कैश बुक हो गया, सेल्स बुक, स्टॉक रजिस्टर्स। लेकिन जो मेन बुक होती है उसको मेंटेन करने का कोई राइट नहीं है, जो हेड ऑफिस है वही उन बुक्स को मेंटेन करता है। तो इन्हीं फीचर से प्रूफ हो गया कि ये जो ब्रांचेस हैं वो टोटली डिपेंड हैं किसके ऊपर? हेड ऑफिस के ऊपर। जो हेड ऑफिस इनको गुड्स सप्लाई करता है उन्हीं गुड्स को ये सोल्ड करते हैं। इनके पास कोई राइट नहीं है कि ये लोकल मार्केट से गुड्स को परचेज करें। जैसे ही रेगुलर बेसिस पर इनको कैश रिसीव होता है, डेली बेसिस पर इनको जो कैश है वो भी रिमीट करना पड़ता है हेड ऑफिस को। और इनको जो अकाउंटिंग फंक्शंस हैं, अकाउंटिंग फंक्शंस को भी परफॉर्म करने का कोई भी राइट नहीं मिला। हेड ऑफिस है वही इनकी बुक्स को मेंटेन करता है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर। हमें क्लियर हो गया कि जो ये ब्रांचेस हैं, डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं, इनके अकाउंट्स को कौन मेंटेन करता है? हेड ऑफिस। अब हम देखेंगे कि हेड ऑफिस के पास कितने मेथड्स हैं जिनके अंडर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगा। तो बेसिकली हेड ऑफिस के पास 4 मेथड हैं। पहला मेथड कौन सा है? डेटर्स और डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड इज फाइनल अकाउंट मेथड। थर्ड इज स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। फोर्थ इज होलसेल ब्रांच मेथड। तो हमारा फर्स्ट मेथड है डेटर्स और डायरेक्ट मेथड। इस मेथड के अंदर जो हेड ऑफिस है वो ओपन करता है एक ही अकाउंट को हर ब्रांच के लिए, और उसका नेम क्या है? ब्रांच अकाउंट।
Under the debtor method of accounting, the dependent branches may be further subdivided into 3 categories for the purpose of accounting. और debtor methods के अंदर जो हमने dependent branches हैं उनको भी further subdivide करा गया है 3 categories में. फर्स्ट कैटेगरी क्या है? ब्रांचेस टू होम गुड्स आर सेंट फ्रॉम द हेड ऑफिस ओनली ऑन कॉस्ट प्राइस एंड विच सेल ओनली फॉर कैश. यानी कि उन ब्रांचेस को जिनको गुड्स सप्लाई किया गया है हेड ऑफिस के द्वारा और जो वो गुड्स प्रोवाइड किया गया है वो कॉस्ट प्राइस पर दिया गया है और उस गुड्स को वो सिर्फ और सिर्फ कैश में ही सेल करेंगी. उनको क्रेडिट में सेल करने का कोई भी राइट नहीं है. जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे ब्रांच को अलाउड है कि वो सिर्फ और सिर्फ कैश में ही अपने जो गुड्स हैं उनको सोल्ड करेंगी. इसी वजह से यहाँ पर इनको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि अपने खुद के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको मेंटेन करें. जो अकाउंट्स होंगे इन ब्रांचेस के लिए वो हेड ऑफिस में ही मेंटेन किए जाएंगे, हेड ऑफिस की बुक्स में ही रिकॉर्ड किए जाएंगे. और इनसे रिलेटेड जो एंट्रीज हैं वो क्या क्या हैं. अब देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुई, फॉर रिकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ पेटी कैश और ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एनी अदर एसेट्स. अब डेटर मेथड के अंदर क्या होता है कि जो हमने एक ही अकाउंट बनाना है ब्रांच अकाउंट, राइट. जो ब्रांच अकाउंट है ये कॉम्बिनेशन है दो अकाउंट का, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो हमारे पास आया उसको हम डेबिट करेंगे, जो हमारे पास से चला गया उसको हम क्रेडिट करेंगे. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. जो भी खर्चे हैं नुकसान हैं उनको डेबिट किया जाएगा, जो भी इनकम है गेन्स हैं उनको क्रेडिट किया जाएगा. तो हम यहाँ पे जो भी असेट्स के बैलेंसेस होते हैं ओपनिंग बैलेंसेस उनको ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा. तो इसी वजह से यहाँ पे एंट्री क्या होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग पेटी कैश, टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ अदर एसेट्स अकाउंट. ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, वो स्टॉक जो पिछले साल का बच गया था, क्लोजिंग स्टॉक. मान लो कि आपने ब्रांच ए को हेड ऑफिस ने जो गुड्स हैं वो सप्लाई किए 80,000 के. अब जो ब्रांच ए है उसने गुड्स को सोल्ड कर दिया 60,000. अब 20,000 के जो गुड्स हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, लास्ट ईयर के थे वो क्लोजिंग स्टॉक. एंड अब जो नेक्स्ट ईयर होगा उस करंट ईयर के लिए वो बन जाएंगे ओपनिंग स्टॉक. अगर ये ओपनिंग स्टॉक नहीं होता तो इस ब्रांच को जो गुड्स है वो परचेज करने पड़ते, हेड ऑफिस से सप्लाई होती, तब वो एक्सपेंसेस होते. नॉमिनल अकाउंट है तब भी कहाँ आते, डेबिट साइड. तो इसी वजह से हमने इसको ब्रांच अकाउंट में कर दिया डेबिट. ओपनिंग पेटी कैश, तो सेम ऐसे ही इम्प्रेस सिस्टम के अंदर जो हेड ऑफिस ने मैनेजर को अमाउंट प्रोवाइड किया हुआ है, अगर मैनेजर के पास वो सारे पैसे खर्च नहीं होते, कुछ पैसे बच जाते हैं तो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा एंड उसको फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इम्प्रेस्ड अमाउंट को जो हेड ऑफिस है उसको एक्स्ट्रा अमाउंट है वो प्रोवाइड करेगा. टू ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ अदर एसेट्स, एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, जो भी अदर एसेट्स हैं उनके बैलेंस को भी ब्रांच अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा. तो जब हम ब्रांच अकाउंट को बनाएंगे तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड हम ओपनिंग स्टॉक को, ओपनिंग पेटी कैश को और अदर एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे. सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या होगी, व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो कि ये ब्रांच है, ब्रांच ए, और ये है इनका हेड ऑफिस. हेड ऑफिस से क्या हुआ, ब्रांच ए को गुड्स सप्लाई किए गए सोल्ड करने के लिए. अब हेड ऑफिस ने ब्रांच ए को गुड्स दिए हैं
तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो ब्रांच के पास जो गुड्स हैं वो आए हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट है, जो भी आएगा उसको डेबिट किया जाएगा। तो ब्रांच अकाउंट में जो गुड्स आए हैं उनको हम डेबिट कर देंगे, इसी वजह से एंट्री हो जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। When goods are returned by branch to the head office, अब क्या हुआ कि जो ब्रांच ए है, पहले तो हेड ऑफिस ने गुड्स की सप्लाई की थी ब्रांच ए को। अब जो ब्रांच ए है वो कुछ गुड्स को रिटर्न कर देती है, वापस कर देती है हेड ऑफिस को। तो अब क्या हो जाएगा, एंट्री रिवर्स हो जाएगी, यानी कि ब्रांच के पास से जो गुड्स हैं वो चले गए। रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो इसी वजह से गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को हम कर देंगे ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पोस्ट। तो एंट्री बन जाएगी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और क्या ट्रांजेक्शन हो सकती है, व्हेन ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट बाय द हेड ऑफिस और कैश इज सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। ये जो ब्रांच एक्सपेंसेस हैं, हमने पहले पढ़ा था जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, वो सारे कौन पे करेगा, हेड ऑफिस पे करेगा, या फिर उनको पे करने के लिए जो कैश है उसको सेंड कर देगा ब्रांच को। अब यहाँ पर ब्रांच के पास हेड ऑफिस की तरफ से आए हैं एक्सपेंसेस को पे करने के लिए पैसे, तो इसी वजह से यहाँ पे एंट्री हो जाए। देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, इनके पास पैसा आया है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड हम पोस्ट करेंगे बैंक अकाउंट के नाम से, जो पैसा हेड ऑफिस ने सेंड किया है ब्रांच ए को। व्हेन कैश इज सेंट टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंसेस, अब यहाँ पे नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए इन्होंने पे किया था, यहाँ पर पेटी एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा है हेड ऑफिस ने वो सेंड किया है ब्रांच को। तो सेम एंट्री हो जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऑन रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम द ब्रांच, अब जब ब्रांच से, देखो अब तक तो हमने कौन सी एंट्रीज पढ़ी थी, ट्रांजेक्शन्स पढ़ी थी कि जब हेड ऑफिस कैश सेंड कर रहा था ब्रांच को। अब यहाँ पे क्या है, रिवर्स, कि जब ब्रांच है वो ऑफिस को जो कैश है उसको रिमीट कर रही है, कैश को भिजवा रही है हेड ऑफिस को। तो अब यहाँ पे एंट्री रिवर्स हो जाएगी, इसी वजह से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ब्रांच अकाउंट, यानी कि जो हेड ऑफिस है उसको कैश रिसीव हुआ, कहाँ से, ब्रांच से। फॉर रिकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश और क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ एनी अदर एसेट्स। ओपनिंग बैलेंस को, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अदर एसेट्स, उनको हमने पोस्ट किया था ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड। तो अब जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग बैलेंसेस हैं पेटी कैश के, क्लोजिंग बैलेंस है अदर एसेट्स के, उनको हम पोस्ट कर देंगे ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड। इसी वजह से ब्रांच अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग पेटी कैश अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अदर एसेट्स अकाउंट डेबिट। व्हेन ब्रांच अकाउंट डिस्क्लोज अ प्रॉफिट, जब ब्रांच अकाउंट है वो प्रॉफिट कब डिस्क्लोज करेगी, देखो जैसे हमने ब्रांच अकाउंट बनाया, फॉर्मेट क्या होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड हमने रिकॉर्ड करे ओपनिंग बैलेंसेस पेटी कैश के, अदर एसेट्स के, यहाँ पर हमने पोस्ट करे क्लोजिंग बैलेंसेस अदर एसेट्स के, यहाँ पर हम पोस्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटीज़ के, और यहाँ पर पोस्ट करेंगे क्लोजिंग बैलेंसेस लाइबिलिटीज़ के। जो भी गुड्स सेंड करे हैं हेड ऑफिस ने ब्रांच को, उनको लिखा जाएगा डेबिट साइड, और जो भी गुड्स वापस कर दिए ब्रांच ने हेड ऑफिस को, उनको लिखा जाएगा क्रेडिट साइड। अब हमें करना है दोनों साइड का टोटल, डेबिट साइड का एंड क्रेडिट साइड का। अगर हमारी जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, या तो ये हो सकता है, या फिर क्या होगा, डेबिट साइड कम होगी, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, या फिर दोनों बराबर होंगे। अगर डेबिट एंड क्रेडिट बराबर हो गए, नो प्रॉफिट नो लॉस।
अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगी और क्रेडिट साइड कम होगी, हमने पढ़ा था कि जो ब्रांच अकाउंट है वो रियल एंड पर्सनल अकाउंट का कॉम्बिनेशन है। रियल अकाउंट का कैसे? क्योंकि हम यहाँ पर जो असेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उनके बैलेंसेस को लिखते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं या फिर जो उसने इनकम कमा के दी है हेड ऑफिस को, उनको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, इस वजह से ये नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट की वजह से डेबिट साइड होगी हमारी एक्सपेंस वाली साइड, खर्चे वाली साइड, और क्रेडिट्स वाली साइड होगी हमारी इनकम वाली साइड। अगर हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएंगे, इनकम कम हो जाएगी, तो हमें हो जाएगा लॉस। अगर रिवर्स हो जाए, डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यानी कि इनकम वाली साइड ज़्यादा है, एक्सपेंस वाली कम है, तब हमें हो जाएंगे प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट हुए हैं हम उनको ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं लॉसेस को, एक्सपेंसेस को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम्स को एंड गेंस को। इसी वजह से जो ब्रांच अकाउंट ने जो प्रॉफिट डिस्क्लोज हुआ है, ब्रांच अकाउंट से जो हमें प्रॉफिट डिस्क्लोज हुआ है, उस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। इन ऑर्डर टू क्लोज गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि ब्रांच को हेड ऑफिस ने गुड्स की सप्लाई की एंड बीच में जो है ब्रांच है उसने हेड ऑफिस को वापस से जो गुड्स हैं उनको रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। तो हम क्या करेंगे, जो हमने गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ओपन किया था तब हमने एंट्री करी थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, और जब ब्रांच ने वापस कर दिए गुड्स हेड ऑफिस को तब हमने एंट्री करी थी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। अब हमें गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है, बंद करना है। तो जब हमने स्टार्टिंग में एंट्री करी थी वहाँ पर हमने गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को करा था क्रेडिट। अब उसको क्लोज करने के लिए उसको कर देंगे डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हमने ट्रेडिंग अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहीं पर हमारी एंट्रीज है वो ख़त्म होती है। हम करते हैं ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट। एंट्रीज़ के बेसिस पर ही आपका जो फॉर्मेट है वो हो जाएगा, और अगर फॉर्मेट किसी को याद है उसी के बेसिस पर आपकी जो एंट्रीज़ हैं वो हो जाएंगी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं असेट्स के, जैसे कि स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है, पैटी कैश, अदर असेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको पोस्ट किया जाएगा ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड। ऐसे ही जो असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस होगा, स्टॉक का, पेटी कैश का, अदर एसेट्स का, उसको पोस्ट करेंगे ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब जो गुड्स हेड ऑफिस ने सप्लाई किए थे ब्रांच को, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, उनको हम पोस्ट करेंगे ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड, और जो गुड्स ब्रांच ने वापस कर दिए हेड ऑफिस को उनको पोस्ट किया जाएगा क्रेडिट साइड। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न बाय ब्रांच, यानी कि जो गुड्स ब्रांच ने वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए। अब यहाँ पर जो लाइबिलिटीज़ हैं, अगर उनका कोई ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है तो उसको पोस्ट किया जाएगा क्रेडिट साइड। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ का क्लोजिंग बैलेंस है उसको पोस्ट किया जाएगा डेबिट साइड। अब कोई भी पैसा है जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को रिमिट किया, सेंड किया, एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, जैसे सैलरी एक्सपेंसेस है उसको पे करने के लिए, रेंट को पे करने के लिए, या कोई और अदर खर्चा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है उनको पे करने के लिए हेड ऑफिस ने पैसा दिया है ब्रांच को, तो ये आ जाएगा हमारा डेबिट साइड। अगर रिवर्स हो जाए कि जब ब्रांच हेड ऑफिस को पैसे सप्लाई करेगी तो उसको पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड। ऐसे ही पेटी एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस ने पैसे दिए हैं ब्रांच को तो उसको पोस्ट किया जाएगा डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट। और फिर हम करेंगे दोनों साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का एंड डेबिट साइड का। अगर हमारी जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है और डेबिट साइड वो कम है तो हमें हो जाएगा प्रॉफिट।
टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर रिवर्स हुआ कि डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, सॉरी, अगर ऐसा हुआ कि डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तब हमें हो जाएंगे लॉस, तो उसको हम लिख देंगे क्रेडिट साइड बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये था हमारा ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट। तो अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, नर्मदा लिमिटेड हैज़ अ ब्रांच एट जयपुर। नर्मदा लिमिटेड कोई बिजनेस का नेम है, उसकी ब्रांच है कहाँ पर, जयपुर में। ब्रांच remits all cash received daily to the head office and all expenses of branch are paid by the head office directly। अब हमें इस लाइन से पता चल गया कि जो ये ब्रांच है, जयपुर वाली ब्रांच है, वो डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि जो भी कैश रिसीव होगा वो डेली बेसिस पर हो जाएगा। यानी कि जो ये ब्रांच है जो भी कैश रिसीव करती है गुड्स को सोल्ड करके, वो डेली बेसिस पर रिमीट करेगी हेड ऑफिस को, और जो भी एक्सपेंसेस पे करेगी, ब्रांच के जितने भी खर्चे होंगे वो पे किए जाएंगे हेड ऑफिस के द्वारा डायरेक्टली। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स हमें गिवन है, इन्हीं के बेसिस पर एज ऑन 31 मार्च 2015 को प्रिपेयर करनी है जर्नल एंट्रीज एंड ए ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस। जो हेड ऑफिस है उसकी बुक्स में हमें बनानी है जर्नल एंट्रीज। अब देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुई, स्टॉक एट ब्रांच ऑन 1 अप्रैल 2014। तो हमें यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है वो दिया हुआ है। नेक्स्ट, पेटी कैश एट ब्रांच ऑन 1 अप्रैल 2014। ओपनिंग स्टॉक है पेटी कैश का, तो हमें यहाँ पर दो ओपनिंग स्टॉक दे दिए, तो हम यहाँ पर जो कंबाइंड एंट्री है वो कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने पढ़ा था जो भी एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस होंगे उनको पोस्ट करेंगे हम ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। कौन से वाला स्टॉक है, टू स्टॉक एट ब्रांच, जो ब्रांच का स्टॉक है वो, एंड टू पैटी कैश, यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक है पैटी कैश का एट ब्रांच, वो। ये हो जाएगी हमारी एंट्री। स्टॉक में अमाउंट आ जाएगा 19,500 एंड पैटी कैश में अमाउंट आ जाएगा 500 और ब्रांच अकाउंट में आ जाएंगे 20,000। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को गुड्स की सप्लाई हुई है। तो हमने पढ़ा था जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स को सप्लाई करता है उसको हम पोस्ट करते हैं ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, ब्रांच अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये हो जाएगा क्रेडिट। अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, अब क्या हुआ कि जो ब्रांच है उसने गुड्स वापस कर दिए, तो अब यहाँ पर एंट्री कर देंगे हम रिवर्स। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स सेंट टू ब्रांच, उसको पहले हमने क्रेडिट करा था, अब इसको हम कर देंगे डेबिट। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 5,400, 5,400। कैश सेंट टू ब्रांच फॉर सैलरीज रेंट एडवर्टीजमेंट, यानी कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भिजवाया सैलरी पे करने के लिए, रेंट पे करने के लिए एंड एडवर्टीजमेंट को पे करने के लिए। तो ये सारे एक्सपेंसेस थे। जब एक्सपेंसेस को पे करने के लिए हेड ऑफिस ब्रांच को कैश रिमीट करता है तो एंट्री क्या बनती है हमारी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाता है टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, 22,000 की सैलरी, 6,000 का रेंट एंड 1,500 रुपये एडवर्टीजमेंट के। 22 और 6 28, 28 और 1,500 29,500।
कैश सेंड टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंसेस। अब हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसे भिजवाए हैं, किस लिए? पेटी एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। तो सेम एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आ जाएंगे 1000 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़। कैश रिसीव फ्रॉम द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। अब जो हेड ऑफिस है उसको कैश रिसीव हुआ है ब्रांच से, तो अब यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स। देखो, जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भिजवाया था तब हमने एंट्री करी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ब्रांच है वो कैश भिजवा रही है हेड ऑफिस को, तो अब यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 2,15,000, 2,15,000। कैश सेंट बाय ब्रांच ऑन 28 मार्च 2015 स्टिल इन ट्रांजिट। यानी कि अभी जो कैश है वो हेड ऑफिस तक नहीं पहुंचा, वो रास्ते में है, ट्रांजिट में है। तो इसी वजह से यहाँ पर एंट्री हो जाएगी कैश इन ट्रांजिट, कि जो कैश है वो भी रास्ते में है, ट्रांजिट में है, टू ब्रांच अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 8000 एंड 8000, ये वाला। स्टॉक एट ब्रांच ऑन 31 मार्च 2015। 31 मार्च को स्टॉक है तो कौन सा हो गया ये? क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे ही बैलेंस ऑफ पैटी कैश ऑन 31 मार्च 2015। तो पैटी कैश का जो क्लोजिंग स्टॉक है, और यहाँ पर गिवन है सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015। तो ये हो गया हमारा लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो क्या होती है? लाइबिलिटी, और ये 31 मार्च को है तो क्लोजिंग बैलेंस। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस उसको पोस्ट करते हैं ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड, एंड लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस उसको पोस्ट करते हैं ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड। तो हम पहले यहाँ पर एंट्री करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की, स्टॉक एट ब्रांच एंड पेटी कैश। अब ओपनिंग स्टॉक था उसको पोस्ट करा था हमने ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड, तो क्लोजिंग स्टॉक को पोस्ट कर देंगे ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट डेबिट पेटी कैश एट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। स्टॉक अकाउंट में आ जाएंगे 22,600 रुपये, पैटी कैश में आ जाएंगे 200 रुपीज़, एंड ब्रांच अकाउंट में आ जाएंगे 22,800, 22,800। अब हम एंट्री करेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग। लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस उसको पोस्ट किया जाएगा ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अमाउंट आ जाएगा 2000 एंड 2000। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर या तो आप पहले ब्रांच अकाउंट को बना लीजिए, उससे हम डेबिट एंड क्रेडिट साइड का जो टोटल है उनका डिफरेंस देख के प्रॉफिट एंड लॉस को निकाल लेंगे, या फिर जो एंट्रीज हमने की हैं उन एंट्रीज में जहाँ जहाँ पर ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया हुआ है और जहाँ पर उनको टोटल करेंगे, और जहाँ पर हमने ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया है उनको टोटल करेंगे। फिर हम उन दोनों का करेंगे डिफरेंस। जो डिफरेंस आएगा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हुई डेबिट साइड कम हुई तो हमें हो जाएंगे प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड ज़्यादा हुई क्रेडिट साइड कम हुई तो हमें हो जाएगा लॉस। तो पहले हम बना लेते हैं, ये जर्नल एंट्रीज़ है, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में जर्नल एंट्रीज़, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। और आपने एंट्रीज करने के बाद जो नरेशंस है उनको भी लिखना है। नरेशंस क्या होते हैं, इनसे पता चल जाता है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, कि आपने जो ट्रांजेक्शन करी है वो किस
लिए करी है, ये जो एंट्रीज हुई है वो किस ट्रांजेक्शन के बेसिस पर हुई है। जयपुर ब्रांच अकाउंट, क्योंकि जो ब्रांच थी ये जयपुर में थी इसलिए हमने उसका नाम लिखा ऊपर जयपुर ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015, क्योंकि ये जो हमने अकाउंट बनाया है वो पूरे साल के लिए बनाया है, इसीलिए फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। अगर हम किसी पर्टिकुलर डेट के लिए बनाते तब हम वर्ड यूज़ करते एज एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि जो बैलेंस शीट होती है वो पर्टिकुलर डेट के लिए बनाई जाती है, और जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं या फिर जिनसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस को असरटेन करना होता है उनको हम बनाते हैं फॉर द पीरियड, पूरे साल के लिए। तो सेम वही यहाँ पे भी हम वैसे ही पोस्टिंग कर देंगे एंट्री के बेसिस पर, या आपको फॉर्मेट याद है तो वैसे भी हम इनको यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो ओपनिंग बैलेंसेस होंगे स्टॉक का, पेटी कैश का, अदर एसेट्स का, उनको पोस्ट किया जाएगा डेबिट साइड। तो यहाँ पे जो बैलेंस ब्रोड डाउन, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, ओपनिंग स्टॉक 19,500 था, पेटी कैश का 500, 20,000 डेबिट साइड। अब हेड ऑफिस ने सेकंड ट्रांजेक्शन क्या हुई थी, हेड ऑफिस ने गुड्स को रिमीट किया था ब्रांच को, तो 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 1,80,000। फिर क्या हुआ था, ब्रांच ने गुड्स को वापस कर दिया हेड ऑफिस को, तो क्रेडिट साइड पोस्ट हो जाएगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अब हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, सैलरी, रेंट एंड एडवर्टीजमेंट, उनको पे करने के लिए जो पैसे थे वो रिमीट किए थे ब्रांच को, तो वो पोस्ट हो जाएंगे हमारे ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस हो गए थे टोटल हमारे 29,500। पैटी कैश एक्सपेंसेस को, जो पैटी एक्सपेंसेस हैं उनको बियर करने के लिए जो कैश है वो रिमीट किया था हेड ऑफिस ने ब्रांच को, तो उसको भी हम पोस्ट कर देंगे ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट पैटी एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज़। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुई थी कि ब्रांच ने जो कैश रिसीव हुआ था कस्टमर से या गुड्स को सोल्ड करके, उस कैश को रिमीट किया है हेड ऑफिस को, तो उसको हम पोस्ट कर देंगे क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट 2,15,000। और फिर हमारे पास बचे था क्लोजिंग बैलेंस और साथ में कैश इन ट्रांजिट, यानी कि अभी तक जो कैश है वो हेड ऑफिस तक नहीं पहुंच पाया था, वो रास्ते में ही था, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन में आ जाएंगे कैश इन ट्रांजिट 8,000 रुपीज़, क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच था 22,600 का, पेटी कैश 200 का, टोटल हो गए 30,800। और साथ ही में हमें दिया हुआ था आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्लोजिंग बैलेंस। लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस होता है, उसको पोस्ट करते हैं हम ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड, तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपीज़। अब हम करेंगे इन सभी का टोटल और इसमें से हम लेस कर देंगे, क्रेडिट साइड का टोटल हमारा ज़्यादा आया है, डेबिट साइड का कम आया है, तो क्रेडिट साइड वाले टोटल में से जब हमने डेबिट साइड के टोटल को लेस किया तब हमारे पास अमाउंट बचा 18,700। तो ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट हो गया और इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहीं पर हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो किसी ट्रांजेक्शन में तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।